जय हिंद फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस माइंड पे। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते ही आते हैं, तो चलिए इस टॉपिक को हम कवर करते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑक्यूपाई टॉप पोजीशन इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। तो इसमें ये बताया गया है कि जो हाई कोर्ट है वो टॉप पोजीशन पे है स्टेट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, बट 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 ऑथोराइज दैट। देखिए, ये 7th अमेंडमेंट अभी हमने कब पढ़ा है, इसके पहले वाली वीडियो में ना हमने गवर्नर के चैप्टर में ये 7th अमेंडमेंट पढ़ा हुआ है कि ये 7th अमेंडमेंट में गवर्नर के बारे में भी ये बात कही गई थी कि भाई गवर्नर साहब एक ही स्टेट के गवर्नर नहीं रहेंगे, वो कई सारे स्टेट के गवर्नर बन सकते हैं अगर ऐसा उनको प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। तो वही सेम बात इसमें कही गई है। तो 7th अमेंडमेंट एक्ट ये बताया गया है कि पार्लियामेंट टू इस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट एंड अ यूनियन टेरिटरी। ये बात कब हुई है? ये बात हुई है हमारे 7th अमेंडमेंट एक्ट में। कब हुई है? 7th अमेंडमेंट एक्ट में ये बात कही गई है। आर्टिकल 114 to 231 पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिडिक्शन पावर, प्रोसीजर एंड सो ऑन ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का जो पॉइंट है वो आर्टिकल 214 से लेके 231 तक पार्ट 6 से रिलेटेड है। आर्टिकल 214, आर्टिकल 214 स्टेट दैट एवरी स्टेट विल हैव हाई कोर्ट। आर्टिकल 214 बोलता है कि हर स्टेट के पास एक हाई कोर्ट होना चाहिए। आर्टिकल 125 क्या बोलता है? एवरी हाई कोर्ट विल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कि हर हाई कोर्ट क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ये आर्टिकल 215 बोलता है। आर्टिकल 216 क्या बोलता है? दैट एवरी हाई कोर्ट, हर हाई कोर्ट, वेदर इंक्लूसिव और कॉमन, विल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड सच अदर जज एज द प्रेसिडेंट में फॉर्म टाइम टू टाइम डीम नेसेसरी टू अपॉइंट, है ना। तो ये बात आर्टिकल 216 बताता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें ये बोला गया है कि अ हाई कोर्ट बीइंग अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन्स दैट द जजमेंट प्रोसीडिंग एंड एक्ट ऑफ हाई कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी। अगर ये बात कही गई है कि जो हाई कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसका मतलब ये है कि जजमेंट और प्रोसीजिंग जो कोर्ट की होगी वो रिकॉर्ड की जाएगी मेमोरी और टेस्टिमनी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस रिकॉर्ड आर एडमिटेड टू बी of evidentiary value and cannot be questioned when produced before any subordinate court। कि ये these record are admitted to be evidentiary value, कि इन सब रिकॉर्ड का जो को कैसे एडमिटेड किया जाएगा? एविडेंट्री वैल्यू के थ्रू एडमिटेड किया जाएगा और कैन नॉट बी क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है व्हेन प्रोड्यूस बिफोर एनी सबॉर्डिनेट। किसी भी छोटे कोर्ट के पास अगर इसको लाया जाता है तो उसमें इसको क्वेश्चन नहीं किया, इसके रिकॉर्ड्स को जो कि टेस्टिमनी के थ्रू यूज किए जा रहे हैं उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है किसी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट के द्वारा। बट इसके पास भी वो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, उसको हम आगे देखेंगे। दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज द लीगल प्रेसिडेंट एंड लीगल रेफरेंस एंड कोर्ट ऑल्सो हैव पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। तो ये याद रखिए कि हाई कोर्ट के पास भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाने का पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास तो है ही। द जज ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब ही सबको अपॉइंट करते हैं भाई, हाई कोर्ट के जज को भी प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अ जज होल्ड द ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 62। जो जज है हाई कोर्ट का वो ऑफिस कब तक अटेंड करेगा? वो जब तक 62 साल का है तब तक अटेंड करेगा। ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। रेजिग्नेशन किसको देना है? हाई कोर्ट के जज साहब को, प्रेसिडेंट साहब को। अ जज कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट।
अच्छा, हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का रिकमेंडेशन कौन आएगा? तो हमारे दिमाग में पार्लियामेंट तो आएगा नहीं, हमारे दिमाग में आएगा जुडिशरी की बात है, और जुडिशरी सेपरेट होती है। तो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज देगा या उनकी कोई कमेटी देगी या उनका कुछ बेंच देगा, बट ऐसा बात नहीं है, पार्लियामेंट ही रिकमेंड करेगा। द प्रेसिडेंट कैन इशू removal order only after an address by the parliament has been presented to him in the same session for such removal by a special majority। यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है और बहुत क्रिटिकल है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि प्रेसिडेंट कैन इशू अ रिमूवल ऑर्डर, कि प्रेसिडेंट रिमूवल ऑर्डर तो इशू कर सकता है ओनली, ये ओनली को याद रखिएगा, only after an address by parliament has been presented to him in the same session, है ना, कि अगर रिमूवल ऑर्डर प्रेसिडेंट साहब रिमूवल ऑर्डर तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब ये पार्लियामेंट के द्वारा ये एड्रेस किया जाए सेम सेशन में। अब ऐसा नहीं है कि एक सेशन में रिमूवल ऑर्डर लाया गया, फिर जैसे विंटर सेशन में लाया गया और समर सेशन में दिया गया, तो वो समर सेशन में आपको पास नहीं होगा, वो आपको विंटर सेशन में ही लाना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें पास हो पाएंगी, ऐसी बात बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है जस्ट लाइक द सुप्रीम कोर्ट जज, अ हाई कोर्ट जज कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को भी इसी मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेस पे ही हटाया जा सकता है, तो वैसा सेम हाई कोर्ट के जज के साथ भी होता है। अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ हाई कोर्ट शुड बी, क्वालिफिकेशन बताई गई है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए एंड should have held a judicial office in the territory of India for 10 years, or he should have been an advocate of high court for 10 years. According to article 1, 2 to 3, president can appoint a judge of high court as an acting chief justice of high court when the office of chief justice is vacant or the chief justice of high court is temporarily absent और चीफ जस्टिस इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, है ना। तो इसमें क्या बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, 2, 3, है ना, 123 आर्टिकल में ये बताता है कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, है ना, कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो हाई कोर्ट के जज को एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकते हैं, कब? व्हेन ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस इज वेकेंट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज टेम्परेरी एब्सेंट और चीफ जस्टिस इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस। अगर ये सारे कंडीशन हो तो हमारे प्रेसिडेंट साहब किसी भी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकते हैं एज ए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है? आर्टिकल 226 में, आर्टिकल 226 में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर द हाई कोर्ट टू इशू रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन और एनी अदर पर्पज। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर करता है अपने हाई कोर्ट को, और ये जो रीट जारी करने का, रीट को इन्फोर्स करने का, रीट को इशू करने का जो पावर है ना हाई कोर्ट के पास, ये सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट ही रीट इशू कर सकती है, बट हाई कोर्ट ऐसी है जो एनी अदर पर्पज के लिए भी रीट को इशू कर सकती है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। ये पावर कौन सा आर्टिकल देता है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 226 देता है टू इशू रीट को इशू करना। आर्टिकल 126 क्या स्टेट करता है? वो बताता है कि एवरी हाई कोर्ट शैल हैव superintendence over all court and tribunals throughout the territory in relation to which it exercise jurisdiction, है ना, कि every high court shall have superintendence over all court,
कि हर हाई कोर्ट के पास सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, ओवरऑल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल होता है थ्रू आउट द टेरिटरी, ताकि वो अपने काम को ईजी तरीके से कर पाए। तो वो भी याद रखिएगा। अगर मतलब ये तो जनरल सी बात है, बट अगर नहीं आप लोगों को पता है या नहीं याद रहता है तो याद रखिएगा कि हाई कोर्ट के पास हर कोर्ट में सुपरिटेंडेंट होते हैं और ट्रिब्यूनल्स होता है थ्रू आउट द टेरिटरी, कि भाई वो अपना काम, अब हर कोई तो नहीं जा सकता है ना हाई कोर्ट में ही तुरंत, भाई किसी का दूर भी घर हो सकता है। तो इन सब मैटर को सॉल्व करने के लिए मतलब बहुत सारे ऐसे ट्रिब्यूनल्स और बहुत सारे ऐसे हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट हाई कोर्ट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एट प्रेजेंट there are 25 high court and 7 of them have jurisdiction over more than one state और यूनियन टेरिटरी। ये बताया गया है कि अभी फिलहाल में हमारे भारत के पास 25 हाई कोर्ट हैं, जिसमें कि 7 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनके पास एक स्टेट से ज़्यादा का जुरिडिक्शन है। दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर आर द यूनियन टेरिटरी दैट हैव देयर ओन हाई कोर्ट। पहला तो दिल्ली है और दूसरा जम्मू और कश्मीर ऐसा यूटी है जिनके पास उनका अपना हाई कोर्ट है। ये दोनों नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अदर यूनियन टेरिटरी फॉल अंडर जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेट हाई कोर्ट। और सारी जो यूटीज़ है वो किसी भी पास की स्टेट, मतलब देखो ऐसे इसमें लिखा नहीं है बट मैं आपको समझने के लिए बता रही हूँ कि अगर आप जियोग्राफी का मैप भी आपको याद है ना, और मैप में जो भी यूटी जिस भी स्टेट के पास होती है तो वो याद रख लीजिएगा कि इसका जो हाई कोर्ट होगा वो ये स्टेट का होगा। अगर आपके दिमाग में इंडिया का मैप है तो वो आगे मैं समझा ही देती हूँ। पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन कौन एक्सटेंड कर सकता है, कौन बढ़ा सकता है, एक्सटेंड कर सकता है या कम कर सकता है, कौन कर सकता है? तो वो हमारा हाई कोर्ट ही कर सकता है। कौन कर सकता है? हाई कोर्ट ही कर सकता, पार्लियामेंट ही कर सकता है। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों, द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन 1862। हाई कोर्ट का इंस्टीट्यूशन इंडिया में कब से आया? 1862 में आया। हाई कोर्ट्स वर सेट अप एट कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास इन द ईयर 1866। ये थोड़ी हिस्ट्री बताई गई है। हाई कोर्ट ऑफ द judicature for the northwestern provinces come into existence at Agra. Later the seat of High Court for the northwestern provinces was shifted from Agra to Allahabad. इलाहाबाद जो भी प्रयागराज हो गया है इन 1896। ये देखो ये हिस्ट्री बताई गई, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट जिसमें पॉइंट है उसमें यही है कि ओरिजिनल हाई कोर्ट जो हमारा इंस्टीट्यूशन जो ओरिजिनेट हुआ था वो 1862 में हुआ था। और सबसे पहले भारत में सिर्फ कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट्स थे। और 1866 में जो ये प्रोविंसी के हाई कोर्ट है वो हुए। उसके बाद सबसे पहले ना आगरा में 1866 में कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस हुआ हाई कोर्ट का आगरा में। फिर उसके बाद ये जो आगरा की हाई कोर्ट की सीट थी वो ट्रांसफ़र हो गई कहाँ पे? आगरा से शिफ्ट हो गई हमारे इलाहाबाद में 1869 में। ये इतनी, अगर जो यूपीपीसीएस की तैयारी करता है तो उसके लिए ही ये पॉइंट ज़रूरी है, बाकी किसी स्टेट के लिए ये पॉइंट इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। आर्टिकल 233A स्टेट दैट अपॉइंटमेंट posting and promotion of district judge in the state are made by governor of state in constitution with high court. Article 235 empowers the high court to have control over subordinate court in that state, है ना। आर्टिकल 235 एम्पावर करता है हाई कोर्ट को टू हैव कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट इन दैट स्टेट। कि आर्टिकल जो 335 है ना वो एम्पावर करता है अपने हाई कोर्ट को कि वो कंट्रोल करे सभी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को उस स्टेट में। इन इंडिया अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 months, है ना।
इंडिया में क्या होता है, एक पर्सन कैन बी डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो उसका जो टाइम है वो 3 मंथ का है ना। उसका जो टाइम है वो कितना है, 3 मंथ का है। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। लोक अदालत पीपुल्स कोर्ट इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इन इंडिया। लोक अदालत की बहुत बात होती है, इसका एक अलग से चैप्टर भी है, उस पर भी हम चलेंगे, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इट इज़ अ forum where cases pending or at pre-litigation state in the court of law are settled। कि लोक अदालत को कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जहाँ पे कोई पेंडिंग केस है या प्री लिटिगेशन में है तो उसको सेटल किया जाता है। लोक अदालत कैन टेक अप सिविल केसेस, इंक्लूड मैरिज एंड फैमिली एंड कंपटेबल क्रिमिनल केसेस। कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस मतलब ऐसा कोई क्रिमिनल केस लेता नहीं है लोक अदालत, बट यहाँ पे जो मतलब बट उसका नेचर 100% क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, इस तरीके की बात यहाँ पे कही गई है। बेसिकली आपको समझने की बात यह है कि जो लोक अदालत है ना वो फैमिली केसेज ही ज़्यादा लेता है, वो सिविल केसेज ही ज़्यादा लेता है। लोक अदालत इज़ यूजली प्रिसाइडेड ओवर बाय द सिटिंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर एज द चेयरमैन विथ 2 अदर मेंबर, है ना। अ लोक अदालत यूजुअली प्रिसाइडेड ओवर किसके सिटिंग के द्वारा, बाय अ सिटिंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर एज द चेयरमैन विथ 2 अदर मेंबर, अ लॉयर एंड अ सोशल वर्कर, है ना। कि जो लोक अदालत है उसका जो चेयरमैन होता है वो या तो कोई रिटायर्ड जज होता है या तो कोई सिटिंग जुडिशियल ऑफिसर होता है और एक वकील होता है और एक सोशल वर्कर होता है। देखो लोग कहते हैं ना सोशल वर्कर का क्या काम है, उनका तो क्या वैल्यू होता है, वो तो उनका तो क्या पोस्ट। देखो लोक अदालत में कितनी उनकी इंपॉर्टेंस होती है, लोकल लोगों को लिया जाता है ना, लोकल जो सोशल वर्कर होते हैं। ग्राम न्यायालय एक्ट 2002 provides for establishment of gram nyayalay at the gross root level for the purpose of providing access to justice to the citizen at their door step। बार बार ये क्वेश्चन आया है कि डोर स्टेप पे जस्टिस दिलाने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लाया गया है, तो ग्राम न्यायालय लाया गया है। 2008 का कॉन्सेप्ट है ग्राम न्यायालय कि डोर स्टेप पे। अच्छा, ग्राम न्यायालय क्यों लाया गया है, क्योंकि भारत गांव का देश है। देखो गांव का देश कहने का मतलब ये नहीं है कि जो प्रॉपर गांव है, जो जैसे गांव के बगल का टाउन एरिया होता है, जो छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उनको भी हम ग्राम में ही रखते हैं, उनको हम कोई ऐसे मल्टी मेट्रो सिटीज़ नहीं रख देते, उनको भी हम गांव विलेज लेवल पे ही रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है उसमें बताया गया है ग्राम न्यायालय हैज़ ज्यूरिडिक्शन ओवर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्राम न्यायालय के पास ज्यूरिडिक्शन होता है दोनों सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों का, बट लोक अदालत जो हमारी है उसके पास सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस का ही ज्यूरिडिक्शन होता है, बट वो क्रिमिनल केस ले सकती है, बट एज सच उसका कोई क्रिमिनल नेचर होना नहीं चाहिए, है ना। तो चलिए अभी हमारा जो हाई कोर्ट का चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है और हमने बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट करके ये पूरे हाई कोर्ट के चैप्टर को देख लिया है और सब इम्पोर्टेंट पॉइंट को हमने कवर कर लिया है। मैं आशा करती हूँ कि अगर आप लोगों ने ध्यान से ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आगे आप जितने भी PYQ MCQ वगैरह करेंगे उसमें आपको हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका बाकी नहीं जाएगा, हर क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा ही आएगा। और मैंने कोशिश की है कि कम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में अच्छे से समझाऊं। और बाकी जो डिटेल है जब हम रेगुलर क्लासेस करने लगेंगे, जब हम M लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे तो इसकी हम डिटेल से इसके बैकग्राउंड, इसका फ्यूचर, इसके हर मतलब मल्टीपल डायमेंशन से इसका एनालाइज करके हम पढ़ेंगे, है ना। अगर आप लोग यहाँ तक हमारे वीडियो में बने हुए हैं, इट मीन्स यू ऑल आर वेरी सीरियस फॉर योर जॉब, फॉर योर वर्क, फॉर योर स्टडी, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट एंड योर बिलीव, है ना। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों को अगर कुछ सजेशन है तो हमें वो सजेशन भी देते रहिए और हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।